अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन वे टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड है। ऑपरेशन रिसर्च में हम सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमारे पास दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्लैक वेरिएबल। हमारे पास जब सिंप्लेक्स मेथड में कोई भी हमें एलपी मॉडल गिवन होगा तो हमारे पास जो लेस दैन इक्वल वाले हमारे पास होंगे ना एक्सप्रेशंस, उनको हमने कन्वर्ट करना होगा सिंपल इक्वालिटी फॉर्म में, यानी कि लेस दैन इक्वल या ग्रेटर दैन इक्वल जो भी हमारे पास हैं सब एक्सप्रेशंस को हमने कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि इक्वालिटी की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारे पास स्लैक वेरिएबल है। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है x1 प्लस x2 लेस दैन इक्वल्स टू 3, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 ये लेस दैन इक्वल टाइप है, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल को ऐड करवा देंगे। उस वेरिएबल का नाम है s1। उस वेरिएबल को हम कहते हैं स्लैक वेरिएबल, और हमेशा वो वेरिएबल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ही ऐड होगा। सिमिलरली मेरे पास एक और आ जाता है वेरिएबल, उससे कहते हैं सरप्लक्स वेरिएबल। उसकी डेफिनेशन भी आपको बताती हूँ। सरप्लक्स वेरिएबल में हमारे पास होता है, अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन जो उन्होंने है हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल में है, कॉन्स्टेंट कोई भी ग्रेटर दैन इक्वल टाइप है, तो हम क्या करते हैं अपने अपने क्वेश्चन में हम उस एक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो वेरिएबल को जब हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो उस वेरिएबल को कहते हैं सरप्लक्स वेरिएबल। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करवा लेती हूँ। जो हमारे पास उन्होंने दिए होते हैं कांस्टेंट, अगर हमारे पास लेस दैन इक्वल टाइप होगा ना तो हम वहाँ पे एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करवाएंगे, और अगर हमारे पास जो कांस्टेंट ग्रेटर दैन इक्वल टाइप का होगा तो हम एक सरप्लेक्स वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा जल्दी समझ लगेगी कि किस तरह हमने इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने एक एलपी मॉडल गिवन किया, वह हमने उसको यूज़ करते उसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस टाइप का। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास मैक्सिमाइजेशन टाइप का। आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है मैक्सिमाइजेशन टाइप, एक होता है मिनिमाइजेशन टाइप। मैक्सिमाइजेशन वाला जो है सिंप्लेक्स मेथड में मिनिमाइजेशन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम पहले आज मैक्सिमाइजेशन वाला करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिनिमाइजेशन वाला भी समझाऊंगी। मैक्सिमाइजेशन है z मेरे पास इक्वल है 2x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 3x2 लेस दैन इक्वल्स टू 6, 3x1 प्लस 2x2 लेस दैन इक्वल्स टू 6 एंड x1 x2 मेरे पास ग्रेटर दैन इक्वल है 0 के, यानी कि पॉजिटिव है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास जो भी उन्होंने मॉडल गिवन किया एलपी मॉडल गिवन किया होगा उसको हमने कन्वर्ट कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इन स्टैंडर्ड फॉर्म इट कैन बी रिटन एज, हमारे पास मैक्सिमाइजेशन वाला हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने ऐसे लिख देना है, मैक्सिमाइजेशन z इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3x2 सब्जेक्ट टू। इसमें चेंजिंग होगी मेरे पास। फर्स्ट मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस 3x2। मेरे पास ये कांस्टेंट लेस दैन इक्वल टाइप था, तो मैंने आपको कहा था जब मेरे पास कांस्टेंट लेस दैन इक्वल टाइप होगा तो वहाँ पे हमने एक स्लैक वेरिएबल ऐड करवाना, और उस स्लैक वेरिएबल को मैंने कह दिया एस वन मैंने ऐड करवा दिया इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट मेरे पास आ गया 3x1 प्लस 2x2 लेस दैन इक्वल्स टू 6। ये भी मेरे पास लेस दैन टाइप है, तो हम यहाँ भी एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करवा देंगे और उसको कह देंगे s2। 3x1 प्लस 2x2 प्लस s2 इक्वल्स टू 6। अब पहले हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से थे, x1 एंड x2, तो हमने उन दोनों को कहा था ग्रेटर दैन इक्वल है 0 के। अब हमने दो वेरिएबल्स और इंट्रोड्यूस करवाए हैं s1 एंड s2, और इसको भी हम कह देंगे ग्रेटर दैन इक्वल है ये मेरे पास 0 के, यानी कि ये भी मेरे पास पॉजिटिव है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, जो हमारे पास वेरिएबल्स गिवन होते हैं ना क्वेश्चन में, यानी कि मेरे पास क्वेश्चन में कौन कौन से वेरिएबल्स थे, x1 एंड x2। ये दोनों वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स, एंड जो हमने न्यू इंट्रोड्यूस करवाए होते हैं ना s1 एंड s2, यानी कि यहाँ s1 s2 s3 s4 या कोई भी और भी इसके अलावा वेरिएबल्स हैं जो हमने खुद इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वो हमारे पास होते हैं बेसिक वेरिएबल्स। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने एक सिंप्लेक्स टेबल बनाना है। अब मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ, टेबल आपने कैसे बनाना है।
आपने एक टेबल बना लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है बेसिक और जी, और जो भी बेसिक वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास कौन से थे, S1 एंड S2, और बाकी सारे वेरिएबल्स यहाँ आ जाएंगे, x1 x2 s1 s2 सॉल्यूशन रेशियो। हमेशा आपने ऐसे ही फर्स्ट वाला टेबल आपने ऐसे ही बनाना है, बेसिक लिखना है, जी लिखना है, और यहाँ सारे बेसिक वेरिएबल्स आ जाएंगे, यहाँ सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, ये सॉल्यूशन आ जाएगा एंड ये रेशियो आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी है। वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे, हमारे पास ये जो z वाली टर्म है ना, इसको हम इक्वल कर देंगे ज़ीरो के, और ज़ीरो के इक्वल करके इसके बाद हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर मैं इस टर्म को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो मेरे पास ये क्या बनेगा, अब x1 के साथ मेरे पास यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2, यहाँ x2 के साथ मेरे पास 3 है तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3, और मैंने कहा था माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना, तो यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और S1 एंड S2 तो मेरे पास है ही नहीं, तो मेरे पास वो दोनों यहाँ पे ज़ीरो आएंगे और सॉल्यूशन भी ज़ीरो आएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है x1 के साथ मेरे पास 1 है, x2 के साथ मेरे पास 3 है, S1 मेरे पास के साथ 1 है मेरे पास, एंड S2 मेरे पास आई नहीं, तो ये ज़ीरो आ जाएगा, और ये वाली टर्म जो इक्वल के बाद होती है ना, ये मेरे पास सॉल्यूशन होता है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन मेरे पास है 6। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 3 2, S1 नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, S2 मेरे पास 1 आ जाएगा, और इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास 6 आ गया। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ हमने एक टेबल में कैसे लिखना है। बेसिक वेरिएबल लिखने हैं, यहाँ पे बेसिक लिखना है, और यहाँ सारे बेसिक वेरिएबल, और ये सेंटर में जी आ जाएगा, और यहाँ सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, यहाँ सॉल्यूशन आ जाएगा, यहाँ रेशियो आ जाएगा। जो जी वाली हमारे पास टर्म है इसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ टेबल में लिख लेना है, -2 -3 0 0 0। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास, बेशक आप ना यहाँ पे ऐसे लिख भी लें, 0 S1 प्लस 0 S2, ठीक है, क्योंकि जी में जो वेरिएबल्स होते हैं वही हमारे पास नीचे भी वेरिएबल्स होते हैं। जब नीचे हमने वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाया तो हम यहाँ भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और साथ लिख देते हैं कि 0 S1 एंड 0 S2 है। तो ये देखें, उसके बाद लिख दिया 1 3 1, S2 है नहीं तो ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पर 6 आ जाएगा। सिमिलरली 3 2 एंड S2 नहीं, S1 नहीं है तो ज़ीरो आ जाएगा, S2 है तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 6। टेबल बनाने के बाद हमने जो पहला काम करना है वो हमने करना है, हमारे पास जो ज़ीरो है ना, यहाँ पे हमने देखनी है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पे आपने सिर्फ चंद स्टेप्स हैं, आपने उन स्टेप्स को जहन में रखना है। स्टेप्स को जहन में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन खुद बहुत सॉल्व होता जाएगा। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद हमने टेबल बनाना है। टेबल के बाद हमने टेबल में वैल्यूज़ को पुट करना है। जब टेबल में वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे तो हम सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमारे पास जो ज़ीरो है ना, हमने यहाँ पे देखना है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, और मोस्ट नेगेटिव वैल्यू हमने बेसिक वेरिएबल्स नॉन बेसिक वेरिएबल्स की लेनी है, यानी कि x1 एंड x2। नॉन बेसिक मेरे पास x1 x2 है ना, मैंने इनमें देखना है कि मेरे पास मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ रही है मेरे पास -3, तो मैंने इस पूरे कॉलम को ना हाईलाइट कर लेना है ऐसे। यह आपने करना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि इस पूरे कॉलम को हमने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद हमने सॉल्यूशन को डिवाइड कर देना है उस कॉलम के ऊपर। अब 0 डिवाइडेड बाय -3 करूँगी तो मेरे पास इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी भी नहीं लिखना हमने, और माइनस वाली टर्म भी नहीं लिखनी। जब मेरे पास इन्फिनिटी या माइनस वाली टर्म आ जाए तो वहाँ हमने ऐसे डैश लगा देना। अब 6 डिवाइडेड बाय 3 करूँगी तो मैं यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 करूँगी तो मैं यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3। अब हमारे पास सॉल्यूशन रेशियो में वैल्यूज़ आ गई, रेशियो कॉलम मेरे पास बन गया। अब रेशियो में मैंने देखना है मेरे पास मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है। अब इसके बिल्कुल सामने जाना है मैंने, और इस कॉलम में जो वैल्यू आ रही होगी उसको मैंने हाईलाइट कर लेना। जब हमने देखा कि हमारे पास, जब हमने देखा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, तो मेरे पास ये वाला कॉलम आ रहा था, इसके ऊपर वेरिएबल था मेरे पास x2।
तो ये वाला वेरिएबल मेरे पास हो गया एंटरिंग वेरिएबल। एंड जो मेरे पास मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू के रिस्पेक्टिवली जो मेरे पास वेरिएबल आ गया S1, ये मेरे पास हो गया लीविंग वेरिएबल। एंड जो मेरे पास ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म ये मेरे पास होगी पिविट एलिमेंट। सबसे पहले हमने टेबल बना के क्या करना है, मैं आपको दोबारा फिर बता देती हूँ। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखनी है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू देखनी है तो मेरे पास -3 मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। इस पूरे कॉलम को हाईलाइट कर लेना है और इसके रिस्पेक्ट जो मेरे पास, इस कॉलम के रिस्पेक्ट जो मेरे पास वेरिएबल आ रहा है उसको कह देना है एंटरिंग वेरिएबल। उसके बाद हमने सॉल्यूशन को डिवाइड कर देना है अपने इस पूरे कॉलम पे। इस पूरे कॉलम पे डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखनी है और मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू को हमने हाईलाइट कर लेना। मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास 2 आ रही थी, इसके बिल्कुल सामने गए, यहाँ पे मेरे पास 3 आया था, 3 को मैंने गोल सर्कल कर लिया। ये मेरे पास हो गया पिवट एलिमेंट। अब इसके बिल्कुल रिस्पेक्ट मेरे पास आ रहा है वेरिएबल S1, ये मेरे पास हो गया लीविंग वेरिएबल। अब हमने नेक्स्ट टेबल में क्या करना है, मैंने इस जो मेरे पास पिवट एलिमेंट है ना, इसको मैंने 1 बनाना है, इसके नीचे ऊपर नीचे मैंने 0 बनाना है। इसके बाद जब मैंने नेक्स्ट टेबल पे आ जाना है, नेक्स्ट टेबल मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, लेकिन मैंने यहाँ बेसिक वेरिएबल्स नहीं अभी लिखना है। बेसिक भी लिख देना है, Z भी लिख देना है, X1 X2 S1 S2 सॉल्यूशन रेशियो सारा एज इट इज़ लिख दिया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने कहा था हमारे पास X2 जो है ना वो मेरे पास एंटरिंग वेरिएबल है और S1 मेरे पास लीविंग वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, जो चीज़ लीव हो रही है ना, यानी कि S1 को हमने लीव करवा देना यहाँ से और X2 को एंटर करवा देना। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा X2 एंड S2 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैंने हाईलाइट किया था 3 को, मैंने आपको कहा था इस 3 को मैंने क्या बनाना है, 1 बनाना। तो जाहिर सी बात है हम इस पूरी रो को सॉल्व करेंगे। याद है हमने मैट्रिक्स जब सॉल्व किए थे तो डिटरमिनेंट सॉल्व किए थे, मैट्रिक्स सॉल्व किए थे, तो वहाँ पे हमने किसी रो को किसी एलिमेंट को 1 बनाना था तो हम क्या करते थे, उस पूरी रो को डिवाइड कर देते उस टर्म के साथ। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने 3 को 1 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, इस पूरी रो को मैं 3 के साथ डिवाइड कर दूँगी। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1/3, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 1/3 0, 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2। अब इसको 1 बना दिया, अब मैंने ऊपर नीचे 0 बनाना है। ऊपर नीचे 0 बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपने हमेशा वही करना है। 1 लिख लिया, यहाँ भी 0 कर दे, यहाँ भी 0 कर दे। अब आपने ये जो बाकी वैल्यूज़ बची है इन वैल्यूज़ का फाइंड करना ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ ये -2 है, -2 में से माइनस करना है, हमेशा आपने माइनस करना है, माइनस करना है। इस टर्म को आपने 0 बनाया ना, इस टर्म को 0 बनाया तो ये टर्म लिख देनी है यहाँ पे -3 टाइम्स, और आपका जो आपने जैसा एलिमेंट जो पिवट बनाया था ना 1, यानी कि नहीं ऐसा करना है, -2 में से माइनस करना है -3 टाइम्स ये वाली वैल्यू 1/3। सिमिलरली अब आपने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, 0 में से माइनस करना है इसी टर्म को फिर से, -3 टाइम्स जो आपकी नई वैल्यू आई है यहाँ पे इसके नीचे 1/3। सिमिलरली फिर वही काम करेंगे, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो 0 में से माइनस करूँगी मैं -3 टाइम्स अगली वैल्यू क्या है 0। ये देखें, यह आसान तरीन है ये चीज़ कि हमने इस तरह करना है। उसके बाद फिर अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ मेरे पास क्या है 0 में से माइनस कर देना है इसी टर्म को, -3 टाइम्स यहाँ नीचे क्या आ रहा है 2, तो ये आ जाएगा 2 मेरे पास। ये देखिए मैंने सोल्व किया तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा मेरे पास -1, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0 एंड यहाँ आ जाएगा 6। अब मैंने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, ये वाली टर्म्स फाइंड करनी है ना, यानी कि ये फाइंड करनी है। यहाँ पे मेरे पास 3 है, 3 को लिखूँगी, हमेशा मैंने आपको बताया था माइनस करना है।
अब माइनस करने के लिए मेरे पास इस टर्म को हमेशा लेना है, यानी कि जो हमने जो सर्कल की होती है ना ये वाली, इसी टर्म्स को हमेशा लेना है। 3 में से माइनस करना है 2 टाइम्स 1/3। सिमिलरली मैं 0 में से माइनस करूँगी 2 टाइम्स 1/3 को। 1/3 अब ये वाला है, क्योंकि हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो 1/3 ये वाला आएगा। अब ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 में से माइनस करूँगी 2 टाइम्स 0। 1 में से माइनस करूँगी 2 टाइम्स 0 को। उसके बाद फिर ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं 6 में से माइनस करूँगी 2 टाइम्स इस 2 को। तो मेरे पास इन सब का यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैंने इनको आंसर निकाल लिया। अब इनका आंसर यहाँ पे लिख लेती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 7/3, यहाँ पे आ जाएगा -2/3, यहाँ आ जाएगा 1 एंड यहाँ आ जाएगा 2। अब मेरे पास टेबल फिर से बन गया। अब टेबल बन गया, अब हमने फिर एक काम करना है। वो क्या काम करना है, हमने यहाँ पे देखना है, फिर जी में देखना है, सब कुछ वही रिपीट होगा। जी में देखना है हमारे पास मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। तो अब मेरे पास नेगेटिव वैल्यू बस मुझे एक यही नज़र आ रही है, तो मैंने क्या करना है, इस पूरे कॉलम को हाईलाइट कर लेना है ऐसे। ये कॉलम मेरे पास हाईलाइट हो गया। और ये वाला वेरिएबल कौन सा आ जाता है हमारे पास, एंटरिंग वेरिएबल। मैं लिख नहीं रही, बस ये ऐसे एरो डाल रही ताकि पता चल जाए कि ये एंटरिंग वेरिएबल है। एंटरिंग वेरिएबल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या स्टेप करना है कि हमने सोल्यूशन को डिवाइड कर देना है इस कॉलम के ऊपर। 6 डिवाइड बाय -1 करूँगी तो मेरे पास माइनस में आएगा, तो मैं इसको डैश कर देती हूँ। उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3। यानी कि इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये टर्म्स आ गई। अब हमने इसमें क्या देखना है, इसमें हमने देखना है कि हमारे पास मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास ये वाली है, इसके रिस्पेक्ट जाना है हमने और इसको हमने क्या देना है। अब मेरे पास ये लीव हो रहा है और ये मेरे पास पिवट कॉलम है, पिवट पॉइंट है। तो मैंने ये पिवट पॉइंट आ गया। अब मैंने इसको 1 बनाना है, इसके ऊपर नीचे 0 बनाना है। तो नीचे तो कोई टर्म है ही नहीं, तो इसके ऊपर हम 0 बना देंगे। नेक्स्ट मैंने फिर टेबल ऐसे बना लिया, यहाँ पे लिख लिया बेसिक। यहाँ आ जाएगा जी x1 x2 s1 s2 सोल्यूशन रेशो। अब मेरे पास x2 एज इट इज़ आ जाएगा और मेरे पास यहाँ पे लीव क्या कर रहा था, s2 लीव कर रहा था, s2 लीव कर रहा है और एंटर क्या हो रहा है x1। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x1। टेबल बना लिया। अब टेबल के बाद हमने वैल्यूज़ को देखना है। हमने पिवट एलिमेंट कौन सा बनाया था, 7/3। अब मेरे पास 7/3 मेरे पास 1 कैसे बनेगा, ये 1 ऐसे बनेगा अगर मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँ 3/7 के साथ। तो 3/7 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 1। 0 को मल्टीप्लाई करूँगी 3/7 के साथ तो ये आ जाएगा 0। इस टर्म को मल्टीप्लाई करूँगी 3/7 के साथ तो ये आ जाएगा 3/7। 2 को मल्टीप्लाई किया 3/7 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा 6/7 एंड -2/3 को मल्टीप्लाई किया 3/7 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा -2/7। अब मेरे पास ये वाली टर्म्स आ गई। अब मैंने पिवट एलिमेंट बनाना था, इसके ऊपर मैंने 0 बनाना, तो मैंने आपको कहा था हमेशा आपने क्या कर देना, यहाँ पे लिख देना आपने 0। उसके बाद आप अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 0 में से माइनस करेंगे -1 टाइम्स 0। 1 में से माइनस करेंगे -1 टाइम्स -2/7। 0 में से माइनस करेंगे -1 टाइम्स 3/7। 6 में से माइनस करेंगे -1 टाइम्स 6/7। ये आपको लिख के भी बता देती हूँ मैं। ये देखिए मैंने इन सब के सोल्यूशन निकाल लिए हैं। एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ मैंने इस टेबल में क्या किया। जब मैंने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने यहाँ पे किया है 0 में से माइनस किया -1 टाइम्स 0, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 में से माइनस किया -1 टाइम्स -2/7, तो आ जाएगा 5/7। फिर ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो 0 में से माइनस करना है -1 टाइम्स 3/7, तो मेरे पास आ जाएगा 3/7। उसके बाद मैंने ये सोल्यूशन वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं 6 में से माइनस करूँगी -1 टाइम्स 6/7, तो आ जाएगा 48/7। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं। सिमिलरली जब मैं ये वाली टर्म फाइंड करूँगी तो मैं क्या करूँगी, ये वाली टर्म्स फाइंड करनी है तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, 1 में से माइनस करना है 1/3 टाइम्स 0
तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1। सिमिलरली मैं सारी टर्म्स मैंने ये यहाँ पे लिख ली हैं, तो इनका आंसर मैं अब लिख लेती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3/7, यहाँ पे आ जाएगा -1/7 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 12/7। अब मेरे पास ये टेबल बन गया। अब मैंने यहाँ पे देखना है इस टेबल में। अब फिर जी में देखूँगी कि मेरे पास कोई नेगेटिव वैल्यू है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब मेरे पास जो टेबल है वो ऑप्टिमल टेबल है। तो इसका आंसर लिख लेते हैं अब जैसा कि यहाँ पे हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब मेरे पास ये टेबल ऑप्टिमल हो गया। और ऑप्टिमल वैल्यूज़ में मैंने z की वैल्यू निकालनी है, x1 की निकालनी है, x2 की निकालनी है, यानी कि जो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। z मेरे पास आ जाएगा 48/7, x1 आ जाएगा 6/7, x2 आ जाएगा 12/7। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। और एक और चीज़, यहाँ पे हमारे पास जब वैल्यूज़ निकल गई हैं तो हमने अगर कंफर्मेशन करनी है कि हमारे पास आंसर ठीक आया कि नहीं आया, तो आपने जो x1, x2 एंड z की वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल सी था ना, उसमें हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर सेम आएगा। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ मैंने वैल्यूज़ पुट की x1, x2 की z में, तो मेरे पास आंसर दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।